ठीक है लोगों, मैंने ये क्लिप 1 महीने पहले देखी थी और रिएक्ट करने वाला था, लेकिन भूल गया। बाद में मेहदी हसन ने इसकी तारीफ की और उस दलील को और आगे बढ़ाया, तो सोचा जल्दी रिएक्ट करूं। मैं बताऊंगा कि इजराइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित लोग हमेशा सबसे बुरी संभावना चुनते हैं ताकि उनके नैरेटिव इजराइल बुरा है में फिट हो सके। यहूदी हर साजिश के पीछे है जैसी बातें कही जाती है। अब टकर कार्लसन भी इजराइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम से ग्रसित है, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और मैं वास्तव में उनके इस नतीजे से सहमत हूं, लेकिन मैं उनकी समझ से सहमत नहीं हूं। तो इस वीडियो को देखिए। क्या आप इजराइल के अस्तित्व के अधिकार में विश्वास करते हैं? क्या आप उस संकीर्ण परिभाषा में खुद को ज़ायनिस्ट मानते हैं? इसका क्या मतलब है अस्तित्व का अधिकार? इजराइल के राजनीतिक राज्य का अस्तित्व, लेकिन इसका एक अधिकार है इसका क्या मतलब है? कि आप सोचते हैं कि इसे अभी एक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में बने रहना चाहिए। तो आप उदाहरण के लिए ईरान से सहमत नहीं हैं। मुझे बस पूछने दीजिए, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो ये उचित है कि मैं आपसे उस शब्द की परिभाषा पूछूं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला था, क्या आप मानते हैं कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार है? और दूसरा सवाल था, क्या आप मानते हैं कि इजराइल को एक राष्ट्र राज्य के रूप में बना रहना चाहिए? हाँ, यही वजह है कि वे इसे नहीं समझ पा रहे हैं। ये वही सवाल है। जब आप किसी राज्य के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करते हैं, तो यही संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा है, यही अर्थ है। चाहे हमें उत्तर कोरिया पसंद न हो या कुछ घटिया देश पसंद न हो, लेकिन उन्हें अस्तित्व में रहने का अधिकार है, क्योंकि हमने स्वीकार किया है कि वे संप्रभु राष्ट्र हैं। तो जब हम इसे स्वीकार करते हैं कि वह एक संप्रभु राष्ट्र है, तो उसे अस्तित्व में रहने का अधिकार है। इसका मतलब है कि कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि हमें इसे नक्शे से मिटा देना चाहिए। इसका मतलब यही है क्योंकि ईरान का इस्लामी शासन 47 साल से इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कहती आ रही है। इजराइल ने क्या हमें अस्तित्व का अधिकार है वाक्यांश गढ़ा। जब आप कहते हैं हाँ, तो मतलब होता है कि आप नहीं कह रहे कि उन्हें अस्तित्व में रहना बंद करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सच में मानते हैं कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है। टकर कार्लसन। इसी वजह से इसका अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अलग सवाल है। तो मैं अक्सर सुनती हूँ कि 1948 में एक राजनीतिक इकाई के रूप में बनाए जाने के बाद मौजूद रहने के लिए। हाँ, यही इसका सही मतलब है। इसी वजह से देश दूसरे देशों को मान्यता देते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों को मान्यता नहीं देते। उदाहरण के लिए पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता। इसी कारण उनके बीच राजनयिक संबंध नहीं है। लेकिन जिन पश्चिमी यूरोपीय देशों ने इजराइल राज्य को स्वीकार किया है, उनके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है। यही मतलब होता है अस्तित्व का अधिकार। जब कोई इंसान पूछता है, क्या मुझे जीने का अधिकार है, क्या मुझे अस्तित्व का अधिकार है, एक देश कहेगा, हाँ, तुम्हें जीने का अधिकार है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप जीते रहे। हम आपके जीवन, आजीविका और परिवार की सुरक्षा करेंगे। यही इसका अर्थ है। लेकिन जब देशों की बात आती है, तो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र है, जो माना जाता है कि सभी देशों को एक साथ लाने वाली संस्था है। तो यह एक नैतिक सवाल है टकर कार्लसन। क्या हमें अस्तित्व में रहने का अधिकार है? क्या आप हमें जीवन के योग्य मानते हैं या नहीं? अगर आप नहीं कहते हैं, ठीक है, तो फिर हम आपके दुश्मन हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या करने में सक्षम हैं। यही इजराइल की स्थिति है। इसमें गलत क्या है? हर देश में ऐसा ही होता है। क्या आप यही पूछ रहे हैं? मैं अस्तित्व के अधिकार पर अटकना नहीं चाहती। नहीं। क्या इससे बने रहना चाहिए? क्या आप यही पूछ रहे हैं? हाँ, मैं हर देश पर अटकना नहीं चाहती। हर देश को अस्तित्व में रहने का अधिकार है। हाँ। सही। नहीं 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 नहीं। क्या इसे अस्तित्व में बने रहना चाहिए? मैं संकीर्ण डिजाइन को ऐसे ही परिभाषित करती हूँ। क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो इजरायली सरकार ने बनाया था। क्या उसे अस्तित्व का अधिकार है? तो मेरा आपसे सवाल होगा, वो क्या है? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? ये सवाल उतना समझदार नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हर मान्यता प्राप्त राज्य को अस्तित्व का हक है। इसके सहयोगी भी है। कभी कभी मतभेद होते हैं, जैसे पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, उनकी शर्त है। वे कहते हैं, हम तभी मानेंगे जब आप स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाएंगे। लेकिन ईरान कहता है, नहीं, सब खत्म। इसलिए इजराइल ने वो शब्द बनाया। ये बहुत साधारण है, मुझे नहीं पता आपका सवाल क्या है। क्या आप पूछ रहे हैं, क्या उससे अस्तित्व में रहने का अधिकार है, या क्या मैं चाहता हूं कि वो अस्तित्व में रहे? क्या मैं उसके विनाश की कामना करता हूं? अगर आप मानते हैं कि मैं यह मानता हूं कि उसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व का अधिकार है, तो आप बाकी 3 विकल्प नकार रहे हैं। बधाई हो, अब आप
इजराइल से वैसे ही पेश आ रहे हैं जैसे बाकी देशों से। इजराइल यही चाहता है। उस तरह खैर, बिल्कुल मैं उसके विनाश की कामना नहीं करता। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा भी है, मैं नहीं चाहता कि इजराइल नष्ट हो या उसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े। हमने तय किया है कि आप संकीर्ण अर्थ में जायनिस्ट हैं। अगर ऐसा है तो मैं ज़ायनिस्ट नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई देश नष्ट हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग मरे, खासकर वे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोषों की हत्या में विश्वास नहीं करता। यही पश्चिमी सभ्यता की बुनियाद है। नहीं, सच में यह पश्चिमी सभ्यता की बुनियाद नहीं है। आपका मतलब क्या है? युद्ध में या आपके समाज में आपका क्या मतलब है? हाँ, आपके समाज की सीमाओं के भीतर कानून का शासन हो सकता है, लेकिन युद्ध में यह पश्चिमी सभ्यता की नींव नहीं है। लोग हमेशा मरते रहे हैं। युद्धों में निर्दोष लोग भी मारे गए हैं। ये ऐसी चीज है जिसे हम आज भी टाल नहीं सकते। अमेरिका और इजराइल ने सटीक निर्देशित बमों पर बहुत पैसा खर्च किया है, डम बमों पर नहीं। डम बम बनाना बहुत सस्ता पड़ता है। आप जानते हैं, ये लोग कहते हैं अमेरिका को एक पैट्रियट या दूसरी मिसाइल बनाने में $1 मिलियन लगते हैं। अमेरिका उन पुराने अच्छे B-52 बॉम्बर्स में डम बम लोड कर सकता है और उन्हें गिरा सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे बमों को सही जगह पर गिराने में बहुत सावधानी बरतते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, और इसका पूरा मकसद नागरिक हताहतों को कम से कम करना और टारगेट्स का अधिकतम विनाश करना है। लेकिन फिर भी उन्हें कोई तारीफ नहीं मिलती, और क्योंकि हम फिर भी बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार देते हैं, तो ये पश्चिमी सभ्यता की नींव नहीं है। पश्चिमी सभ्यता के मूल मूल्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद और लोकतंत्र। ये पश्चिमी सभ्यता की नींव के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत संकीर्ण है। पूर्वी सभ्यता, जो एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है, वे सामूहिक दंड में विश्वास करते हैं। मैं नहीं करता। तो आप किसी भी मायने में जायनिस्ट नहीं हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि इसका मतलब क्या है। आप क्यों नहीं पूछते? उस शब्द को परिभाषित कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या परिभाषित किया है। आज की उस संकीर्ण परिभाषा में जो उन्होंने इस्तेमाल की, इसका मतलब है कि यहूदी लोगों का एक मातृभूमि है। उनके पास अब मातृभूमि है, इसलिए यह बनी रहनी चाहिए। मैं इसके विनाश नहीं चाहता। तो आप जायनिस्ट हैं। जायनिस्ट मेरी संकीर्ण परिभाषा में इसका मतलब है कि इजराइल राज्य, इजराइल का राजनीतिक राज्य के पास अस्तित्व में बने रहने का अधिकार है। अधिकार? वो कहाँ से आता है? आपका क्या मतलब है? मैं युद्ध नहीं कर रहा। आपका क्या मतलब है? जीवन, अस्तित्व और कूटनीतिक संबंधों का अधिकार है। वह नहीं समझता कि संयुक्त राष्ट्र ने धर्म की स्वतंत्रता को मानव अधिकार माना है। ठीक है, ये मानवाधिकार चार्टर में है। ये वे शब्द हैं जिन पर समाज या सभ्यताएं सामूहिक रूप से सहमत होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों और राजनीतिक संस्थाओं को अस्तित्व का अधिकार मिलता है। उनके पास यह अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे बस समझ नहीं आता कि वह इस पर इतना अड़ा हुआ क्यों है। इसी बारे में सुनो। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आपने जवाब दे दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। चलो चलते हैं। आप सवाल परिभाषित नहीं करना चाहते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा है, मैं नहीं चाहता कि इजराइल नष्ट हो या किसी की हत्या हो। आपने पूछा, क्या इजराइल को अस्तित्व का अधिकार है? क्या उसे यह अधिकार है? और मेरा सवाल है, आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं? क्या ब्रिटेन को अस्तित्व में रहने का अधिकार है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को अस्तित्व में रहने का अधिकार है? हाँ, क्या अमेरिका को अस्तित्व का अधिकार है? वह एक संप्रभु देश है, उसे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। हे भगवान, ये कितना बेवकूफ़ी भरा है। ऐसा क्या कारण है कि एस्टोनिया जैसा छोटा सा देश आज की दुनिया में अपने आसपास की ताकतों द्वारा आक्रमण का शिकार नहीं होता? स्पष्ट रूप से नेटो और अमेरिकी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे स्वतंत्र संप्रभु राज्य मानता है और कहता है कि इसे एक राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व का अधिकार है। ठीक है, किसी भी दूसरे देश को यह अधिकार नहीं है कि वह आपको अपने में मिला ले, चाहे आप छोटे हों या आपके क्षेत्र में हमारे जातीय लोग ज्यादा हों, या हमें 1850 के सीमा विवाद से सहमति न हो या कोई और वजह हो। नहीं, हम इसे नहीं मानते। एस्टोनिया छोटा देश है, उसे अस्तित्व का अधिकार है। यही इसका मतलब है। यह कानूनी शब्द राष्ट्र राज्यों को पवित्र घोषित करने के लिए बनाया गया है। क्या आप दार्शनिक बहस करना चाहते हैं? तो क्या इंसानों को भी अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल हमें निगल सकता है? और हाँ, किसी को किसी चीज पर अधिकार नहीं। ब्रह्मांड आपसे इजाजत नहीं मांगता। पता है, माफ कीजिए, मेरे यहाँ धार्मिक लोग भी हैं, उनका नजरिया अलग है। अगर आप प्याज की परतें छीलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप पूरी तरह नास्तिक
और वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं। किसी को किसी चीज का अधिकार नहीं, पर वर्तमान व्यवस्था में हर संप्रभु देश को अस्तित्व का अधिकार है। 1945 के बाद एक विश्व व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि आक्रामकता को देशों में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और सीमाओं वाले देशों को अस्तित्व में बने रहने का अधिकार है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसी कारण जब यह युद्ध शुरू हुआ, जिसे वे अस्तित्व की लड़ाई कहते हैं, इजराइल ने पहले 2 हफ्तों में ही दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया, जैसे वह पहले भी करता रहा है, और कोई इसका जिक्र भी नहीं करता। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि लेबनान को भी अस्तित्व में रहने का अधिकार है। हाँ, लेबनान को अस्तित्व का अधिकार है, लेकिन अब आप युद्ध में हैं। आपने कहा है कि हम 2 गुट हैं, और मुझे पता है कि लेबनान सरकार इसमें शामिल नहीं है। दुर्भाग्य से वे हिजबुल्लाह की समस्या नहीं सुलझा सके, और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि अमेरिका को उन्हें हिजबुल्लाह को हटाने में मदद करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अमेरिका इसमें क्यों शामिल होता? वो तो एक अलग ही समस्या को जन्म दे देता। तो हाँ, दुनिया मानती है कि लेबनान को अस्तित्व में रहने का अधिकार है। दुनिया यह भी मानती है, या कहें कि सभ्य दुनिया मानती है, कि इजराइल को भी अस्तित्व में रहने का अधिकार है। अब दोनों गुट युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि एक कहता है तुम हमारे क्षेत्र में रॉकेट दागकर हमारे लोगों को मार रहे हो, तो उस खतरे को खत्म करने के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप युद्ध पर जाते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि अब मैं किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, बस यही है, अब तुम बनाम मैं, चलो इसे शुरू करते हैं। इसीलिए जब देश युद्ध करते हैं तो संविधान निलंबित कर देते हैं, क्योंकि सामान्य नियम लागू नहीं होते। यह सोच बहुत बेवकूफ़ी है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें भी अस्तित्व का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम युद्ध नहीं कर सकते। नहीं, जब आप युद्ध पर जाते हैं तो आप सचमुच कह रहे होते हैं कि अब बाहरी नियम लागू नहीं होते, तुम मुझ पर आओगे, मैं तुम पर आऊंगा। इसी वजह से जब कुछ इजरायली ये पोस्ट करते हैं कि ओ देखो ईरान क्या कर रहा है और हम पर मिसाइलें फेंक रहा है, मैंने कभी ऐसा ट्वीट नहीं किया। आप जानते हैं, मैंने कभी ट्वीट नहीं किया। अरे दोस्तों, जरा सोचो, यह एक युद्ध है जिसे आप बहुत उत्सुकता से लड़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इजराइल में होता तो मैं भी कहता, हाँ चलो ऑक्टोपस का सिर काटते हैं, यानी इस्लामिक शासन को खत्म करते हैं। लेकिन जब इजराइल पर मिसाइलें गिरती तो मैं उसके लिए रोता नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे इजरायली वे इसके आदी हो गए हैं, वे बहादुरी से इसका सामना कर रहे हैं। उन्हें अस्तित्व का अधिकार था, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही हमने अधिकार बांटना शुरू किया, केवल एक देश को इस अधिकार से वंचित किया गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप बिल्कुल मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो क्योंकि मेरा मानना है, और चूंकि आपने पूछा, तो मैं यही मानता हूँ। मैं सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले मानकों में विश्वास करता हूँ, और अगर वे सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते तो वे मानक नहीं हैं। मैं इससे सहमत हूँ। सबकी पसंद नापसंद होती है। दुनिया ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया को अलग नज़र से देखती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उत्तर कोरिया को अस्तित्व का अधिकार है। उत्तर और दक्षिण के बीच सिर्फ युद्ध विराम है और उस देश की कानूनी स्थिति तय नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं, उत्तर कोरिया जो करना है करो, पर हमारी अपनी पसंद नापसंद है। आप ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करेंगे या उत्तर कोरिया से? हमारी अपनी पसंद नापसंद है, इसमें कुछ गलत नहीं है। टकर कार्लसन, आप नैतिकता का दिखावा करते हुए कह सकते हैं कि आप बहुत ऊंचा नैतिक रुख अपना रहे हैं। मैं सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले मानकों को चाहता हूं। हम कोशिश करते हैं कि उन मानकों को सबके लिए बराबर लागू करें, लेकिन असली दुनिया में चीजें वैसे नहीं चलती। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी संप्रभु देश पर हमला करने के लिए गैर राज्य आतंकवादी संगठन नहीं बनाने चाहिए। आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ईरान की इस्लामी सरकार को परवाह नहीं। वे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानेंगे, इससे टकराव होता है। अब इजराइल, जिसे अमेरिका का समर्थन है, आपके पीछे आएगा और आप पर बमबारी करेगा, क्योंकि हम युद्ध की स्थिति में हैं। अमेरिका ने तकनीकी रूप से युद्ध घोषित नहीं किया, पर हम युद्ध में हैं और अब नियम मायने नहीं रखते। मुझे समझ नहीं आता कि वह अस्तित्व के अधिकार पर क्यों अटका है। उनके पास भी अस्तित्व का अधिकार है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है। यूके, इंग्लैंड सहित हर देश को अस्तित्व का अधिकार है। अगर उस पर अनुचित हमला हो तो वो अपने मित्रों की मदद लेगा। इसलिए हमारी यह स्थिति है। रूस ने बिना उकसावे यूक्रेन पर हमला किया, जबकि यूक्रेन ने रूस पर हमला नहीं किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था और हमारे पसंदीदा साथी लोकतंत्र पर हमला भी था। कुछ मागा लोग यूक्रेन को नहीं पसंद करते और उन्हें ज़ेलेंस्की को लेकर सनक है। ट्रंप में भी ज़ेलेंस्की को लेकर थोड़ी सनक है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र एक उच्च संस्था है, पर सभी को
किसी पक्ष से सहमत होना जरूरी नहीं। युद्ध में जाने की पूरी वजह यह है कि मैं यहाँ जो हो रहा है उससे असहमत हूँ। ठीक है, तो पुतिन ने बहुत सारे झूठे बहाने बनाए कि वे नाजी हैं, ज़ेलेंस्की यहूदी हैं, वह अज़ो ब्रिगेड में है जो एक नस्लवादी छोटी बटालियन है, लेकिन वह सिर्फ एक बटालियन है, इससे यूक्रेन की पहचान नहीं बनती। तो पुतिन ने कुछ झूठे बहाने बनाए, लेकिन आखिर में वो बस कुछ इलाका हड़पना चाहता था क्योंकि वह बूढ़ा तानाशाह है। ऐसे लोग अक्सर ज़्यादा शक्की और विरासत को लेकर जुनूनी होते हैं। हर तानाशाह के साथ यही होता है। ये वही है जो शी जिनपिंग के साथ भी होगा। वो अपने जीवन काल में ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो पूरी दुनिया पहले कभी न देखे गए युद्ध में डूब जाएगी। और यह भी एक और महत्वपूर्ण बात है, ईरान चीन का सहयोगी है। ईरान की इस्लामी सरकार को हटाने से चीन पूरी तरह अकेला रह जाएगा। तो इस युद्ध में एक और पहलू भी है, इजराइल भी लोकतांत्रिक देश है। ईरान बार बार कहता है कि हम तुम्हें मिटा देंगे और लगातार हमला करता है। 7 अक्टूबर 2023 को हालिया घटना हुई थी। इजराइल को ईरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर हम मानते हैं कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार है, तो हमें यह भी मानना होगा कि ईरान को भी एक देश के रूप में अस्तित्व में रहने का अधिकार है, लेकिन इस सरकार को नहीं, क्योंकि इसके किए गए कार्यों की वजह से।